हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में केमिस्ट्री एक मेन सब्जेक्ट के रूप में पूछा जाता है तो हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज़ एक 10 क्वेश्चन का वीडियो देखने के लिए मिलता है, जिसमें क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ कराया जाता है। और हमारी ये जो सीरीज चल रही है ये 1000 क्वेश्चंस की है, मतलब हम 10 क्वेश्चन रोज़ आपको देकर 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ अपनी कंप्लीट करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज, यानी कि जो आपको कंपाउंड दिए गए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, सपोज दैट ये कोई एटम है। आप जानते हैं कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, और न्यूक्लियस में क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। लेकिन न्यूक्लियस के बाहर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। मान लिया हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। देखिए, पहली बात तो कोई सा भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता, केवल वही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है जो आउटर मोस्ट सेल में होता है। यानी कि आउटर मोस्ट सेल में से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बाहर नहीं आ जाएगा। क्या करना पड़ेगा, अगर इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर लेके आना है तो एटम को क्या देनी पड़ेगी, एटम को एक एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, एक ई देनी पड़ेगी, एनर्जी। यानी कि एनर्जी एटम के अंदर जाएगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ये जो एनर्जी होगी, इसी एनर्जी को बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो अगर हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इन एलिमेंट्स में से ये पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। तो देखिए, पहले हम इनका कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। अगर हम कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कार्बन का क्या होता है, 2p2 होता है। क्या होता है, यहाँ से 2p2 होगा। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का 2p4 होगा। ऑक्सीजन की बात क्या करते हैं तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, 2p4 हो गया यहाँ से। और नाइट्रोजन का क्या होगा, नाइट्रोजन का होगा 2p3। और बोरोन की अगर बात करते हैं तो बोरोन का होगा 2p1, यानी कि 2p1, 2p2, 2p3, 2p4। देखिए, एक तो बात ये ध्यान रखें आप कि अगर पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। यानी कि लेफ्ट टू राइट बढ़ता है और टॉप टू बॉटम घटता है। तो इस हिसाब से सबसे पहले हम ये देख लें कि हमारा कौन सा एलिमेंट सबसे राइट में आना चाहिए। तो देखिए, जो आपका ऑक्सीजन होता है वो राइट में होता है। इस हिसाब से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का, उससे कम नाइट्रोजन का, उससे कम कार्बन का, और उससे कम किसका होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए आपका बोरोन का। ये हमारा ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ये ऑर्डर होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो आपका पी है, पी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल में वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। देखिए, प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि हाफ फील्ड होता है ये। तो जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ज़्यादा स्टेबल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई हो जाता है। क्योंकि इनमें से आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, जो कि निकालना बहुत मुश्किल है। अगर हम बात करते हैं बोरोन की, तो बोरोन के इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको आसानी से निकाला जा सकता है। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में देखिए जो पेयर बन रहा है वो पहले में ही बन रहा है, और यहाँ पर क्या है, एक एक है। लेकिन फर्स्ट वाले में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। लेकिन ऐसा कौन सा है जिसमें से इजीली इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाला जा सकता, तो ऐसा नाइट्रोजन है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई होता है। इन सब में जो सही ऑप्शन रहेगा वो भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वीक एसिड। इनमें से बताना है कि वीक एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है। देखिए, वीक एसिड का पता कैसे करेंगे।
जो हमारा एसिडिक करेक्टर है हैलोजेंस का, किसका, हैलोजेंस का जो एसिडिक करेक्टर है वो टॉप टू बॉटम क्या होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। क्या होता है टॉप टू बॉटम, सॉरी एसिडिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। कौन सा करेक्टर, एसिडिक करेक्टर। यानी कि सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, एफ से नीचे आ जाएगा Cl, फिर आ जाएगा Br और फिर क्या आ जाएगा, Br के बाद आ जाएगा I। तो टॉप टू बॉटम एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता जाता है। इसका मतलब जो वीक एसिड होगा वो सबसे ऊपर वाला होगा, यानी कि HF होगा। सबसे ज़्यादा वीक जो होगा इनमें वो कौन होगा, एसिडिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एलाइल क्लोराइड ऑन हाइड्रोक्लोरिनेशन गिव्स, यानी कि हाइड्रोक्लोरिनेशन पर, डिहाइड्रोक्लोरिनेशन पर एलाइल क्लोराइड क्या देता है। तो देखिए ये रिएक्शन को पहले हम करके देखते हैं, नीचे एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, उस पर ये रिएक्शन करके देखते हैं, तब आपका आंसर आएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं जो हमारा कंपाउंड दिया गया था, क्या दिया गया था, एलाइल क्लोराइड दिया गया था। तो देखिए एलाइल क्लोराइड क्या होगा, यानी कि CH2, CH2 के बाद डबल बॉन्ड CH, CH के बाद सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2 के बाद सिंगल बॉन्ड Cl। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलाइल क्लोराइड। यानी कि इसको क्या किया जा रहा है, इसका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन किया जा रहा है। तो ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन पर क्या निकाल देता है, HCl निकाल देता है। यानी कि इसमें से क्या निकल जाता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन पर HCl निकल जाता है। फिर बात आती है तो बनता क्या है, फिर तो बनता है यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड बनता है। अब हमें देखना क्या है कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। देखिए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ये हमें देखना है। तो चलते हैं फिर से क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा, बताए जा रहे हैं, जो ऑप्शन बताए जा रहे हैं आपको, पहला है प्रोप डाइईन, दूसरा है प्रोपिलीन। देखो प्रोपिलीन में तो एक ही ईन है, लेकिन हमारे ईन आए थे दो। एलाइल अल्कोहल में भी एक ही है और एसिटाइल क्लोराइड ये भी नहीं है। तो हमारा कौन सा होगा, प्रोपाडाइईन। फॉर्मूला क्या हुआ था प्रोपाडाइईन का, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या था, प्रोपाडाइईन का फॉर्मूला था। तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ से बिल्कुल सही साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, एक रिएक्शन दी गई है, मतलब एक रिएक्शन दी गई है, उसको कंप्लीट करना है और इसमें जेड क्या बनेगा ये बताना है। तो देखिए पहले इस रिएक्शन को करते हैं हम, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, उस पर ये रिएक्शन करेंगे। देखिए क्या क्या होगा इस रिएक्शन में। जो हमें रिएक्शन दी गई है उसमें क्या कंपाउंड दिया गया है। तो पहले कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड दिया गया है कीटीन। तो सबसे पहले हमें कीटीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कीटीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए जो कीटीन का फॉर्मूला होता है, कीटीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसको क्या बोलते हैं, इसको कीटीन बोलते हैं। इसको अगर हम किसके प्रेजेंस में लेके आएँ, UV लाइट में लेके आएँ, किसमें, UV रेडिएशन में लेके आएँ, अगर इसको UV रेडिएशन में लाते हैं तो ये क्या देता है, कार्बीन देता है। क्या देता है ये कार्बीन देता है। यानी कि CH2 के ऊपर एक लोन पेयर अगर होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कीटीन बोलते हैं। अब इसकी रिएक्शन किससे कराई जा रही है, इसकी रिएक्शन कराई जा रही है इथाइलिन से। CH2 डबल बॉन्ड CH2 से इसकी रिएक्शन कराई जा रही है। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 से इसकी रिएक्शन कराई जा रही है तो देखिए यहाँ से जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और एक और यहाँ CH2 आ जाएगा, ये बन जाएगा, यानी कि साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। फिर से इसकी रिएक्शन किससे कराई जा रही है, फिर से इसकी रिएक्शन कराई जा रही है HBr से। किससे कराई जा रही है, HBr से इसकी रिएक्शन कराई जा रही है। अगर इसकी रिएक्शन HBr से कराई जाएगी तो ये आपकी जो चेन होगी ये ओपन हो जाएगी और यहाँ से जो बनेगा CH3 बनेगा, फिर CH2, उसके आगे फिर से CH2 और फिर से उसके आगे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। यानी कि ये क्या बन जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं, आइए 1
ब्रोमोप्रोपेन किसी ऑप्शन में दिया गया है क्या? हाँ जी, बिल्कुल दिया गया हुआ है। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन बी में आपका यही दिया हुआ है, 1 ब्रोमोप्रोपेन, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, ये आपकी स्क्रीन पर है और कहा क्या जा रहा है, इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनोल बाय क्यूमीन प्रोसेस द बाय प्रोडक्ट इज, यानी कि क्यूमीन का अगर क्यूमीन से अगर फिनोल बनाया जाता है तो आपका बाय प्रोडक्ट क्या होगा। आइए, ये भी ऑर्गेनिक की रिएक्शन है तो इसको भी नए पेज से ही बताते हैं, आपको थोड़ा समझ में तो आना चाहिए। देखिए, जो आपकी बेंजीन होती है, ये क्या है? ये बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर लगा हुआ है CH, और इसके आगे CH3, और इसके पीछे भी क्या लगा दें? यहाँ CH3 लगा देते हैं। अगर इसके पीछे भी CH3 लगा दिया तो इसको बोलेंगे क्यूमीन। अब इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं हम? इसकी रिएक्शन कराते हैं O2 से। अगर इसकी रिएक्शन O2 से करा दी जाए तो जो कंपाउंड बनता है O2 से किसके प्रेजेंस में कराई जाएगी? H आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाएगी, और किसके प्रेजेंस में? H2O की प्रेजेंस में कराई जाएगी। तो आपका जो एक प्रोडक्ट बनेगा यहाँ, वो ये बनेगा। देखिएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ पर आपका आ गया C, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। यहाँ आपका क्या आ जाएगा? H, और ऊपर क्या रहेगा? ऊपर रहेगा CH3, और पीछे भी क्या रहेगा? एक CH3 वैसे का वैसे ही रहेगा जैसा था। चलिए, अब इसका क्या किया जाता है? यहाँ से जब इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो आपका जो ग्रुप है, कौन सा वाला ग्रुप? ये इतना कंपाउंड आपका यहाँ से निकल जाता है, और क्या बन जाता है? फिनोल बन जाता है। यानी कि एक तो आपका यहाँ से बन गया फिनोल। देखिए, देख रहे हैं ना आप, बेंजीन पर क्या बच रहा है? अब OH बच रहा है, तो बेंजीन के ऊपर क्या बन गया? एक फिनोल, मतलब OH। बेंजीन के ऊपर OH आ गया तो ये बन गया फिनोल। बाकी बचा हुआ कंपाउंड क्या है? बचा हुआ आपका कंपाउंड है CH3, CO, CH3। ये बचा हुआ कंपाउंड है CH3, CO, CH3। क्या बोलते हैं इसको? एसीटोन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में ये दिया हुआ है क्या? हाँ, बिल्कुल दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपका A यहाँ से करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर A क्या है? यही एसीटोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इनर्ट गैसेज, यानी कि इनर्ट गैसेज जो होती हैं उनकी क्या बतानी है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बतानी है। तो सबसे पहली बात तो ये करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। देखिए, आज 2 क्वेश्चन एक पीरियोडिसिटी से मिले, एक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर और दूसरा आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। देखिए, आपको पहले क्या बताया कि अगर एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब हम उसको उल्टा करते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन को अंदर पहुंचाना है एटम में, क्या करना है? इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तो एनर्जी बाहर आएगी। क्या होगी? एनर्जी बाहर आएगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या था? इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, एनर्जी अंदर जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, कब आएगा बाहर? जब एनर्जी अंदर जाएगी। तो इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? जो एनर्जी इवॉल्व होती है यहाँ, उसी एनर्जी को आपका बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और क्या बोलते हैं इसको? और बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या कहा जा रहा है कि जो अकेरिया गैसें होती हैं, इनर्ट गैसेज, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है? तो इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान निकालना है हमें। देखिए, इनका जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। इनका ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है। बात करते हैं आयोनाइजेशन इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो ये लेफ्ट टू राइट क्या होती है? लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। ये भी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है ये भी। ठीक है, तो इधर से इधर जाने पे बढ़ जाएगी। यानी कि सबसे लास्ट में कौन होगा आपका? इनर्ट गैसेज होंगी। तो इनर्ट गैसेज जो होती हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से उनकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है, ये बार बार आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो सही ऑप्शन जो जाएगा यहाँ से डी जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर the ion with the strongest polarizing capacity is,
इनमें से कौन ऐसा है जिसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है? तो देखिए, एक पहले पोलराइजिंग पावर का हम फॉर्मूला बता देते हैं। जो ध्रुवण क्षमता होती है यानी कि पोलराइजिंग पावर होती है, क्या होती है? पोलराइजिंग कैपेसिटी होती है। पोलराइजिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होती है? टोटल चार्ज अपॉन क्या होता है आपका? साइज। टोटल चार्ज अपॉन क्या होता है? साइज। ये एक फॉर्मूला होता है। इसका मतलब क्या हुआ? साइज जितना क्या होगा आपका? छोटा होगा। साइज क्या होगा? जितना छोटा होगा वो क्या होगा? अगर साइज छोटा होगा तो उसकी ध्रुवण क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन फजान रूल में देखिए एक चीज़ और कही गई है। फजान रूल में सीधा सीधा ये कहा गया है जिस पर चार्ज ज़्यादा होगा उसकी ध्रुवण क्षमता भी ज़्यादा होगी। तो ये दोनों ऑप्शन में तो आते ही नहीं। क्यों नहीं आते? क्योंकि दोनों पर चार्ज 1 है। अब यहाँ से जो बनते हैं ये दोनों बनते हैं, इनमें से कोई सा ऑप्शन सही होगा? तो सही कौन सा होगा इसमें से? जिसका साइज छोटा हो। देखो दोनों पर चार्ज तो सेम है, तो फिर क्या देखेंगे? फिर आपका आ जाएगा साइज वाला। तो साइज किसका छोटा है? अगर Ca2 पॉजिटिव की बात करें तो इसका साइज छोटा है। किससे? Ba2 पॉजिटिव पे। Ba2 पॉजिटिव का साइज क्यों बड़ा है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है। तो यहाँ से जो ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा। देखिए 2 पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, 1 पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। 1 पॉजिटिव चार्ज वाले तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि फजान ने ये बोला था जिस पर जितना ज़्यादा चार्ज होता है उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ही ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन जाएगा Ca2 पॉजिटिव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स विल नॉट गिव अ रेड प्रेसिपिटेट टू Cu2O व्हेन हीटेड विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। देखिए बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से सबसे पहली बात तो वो टेस्ट देते हैं जो क्या होते हैं आपकी रिड्यूसिंग शुगर होती है या नहीं होती? जो होती हैं वो ये वाला टेस्ट देते हैं। जो रिड्यूसिंग शुगर होती हैं वो ये वाला टेस्ट देते हैं। तो इनमें से कौन कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है? आपकी माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है, फ्रुक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ना। और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती हैं वो आपका ये रेड प्रेसिपिटेट नहीं देगा, यानी कि ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा सुक्रोज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट है ये। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवलेंट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि इनका जो सहसंयोजक क्षमता का क्रम है वो क्या है वो बताना है हमें। तो देखिए ये भी आपको पहले बता चुके हैं, अभी जो फजान रूल में बता रहे थे ये वही है और कुछ नहीं है। यानी कि क्या होगा यहाँ से? जिस कैटायन पे चार्ज ज़्यादा होता है वो क्या होता है? ज़्यादा कोवलेंट होता है। जिस पर चार्ज ज़्यादा होता है वो क्या होता है? पहली बात, जिस पर चार्ज ज़्यादा उसकी जो कोवलेंट कैरेक्टर होता है वो ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम देखें, यहाँ आपको दिया हुआ है Na Li, दो चीज़ें दी हुई हैं। Li पर चार्ज कितना होता है? Li पर होता है 1 पॉजिटिव और Na पर भी होता है 1 पॉजिटिव। लेकिन Be की बात करते हैं, Be पर होता है 2 पॉजिटिव। तो सबसे पहली बात तो ये कोवलेंट कैरेक्टर Be वाले का ज़्यादा होगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन और ए ऑप्शन तो खत्म हो जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा किसका होगा? बी ऑप्शन खत्म हो जाता है। यहाँ से आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा है? बी। जो ऑप्शन खत्म होते हैं वो डी और बी हो जाता है, क्योंकि Be वाले का तो सबसे ज़्यादा होगा और इन दोनों में Be है। अब उससे कम किसका होगा? तो अभी भी बताया था आपको, जिसका साइज छोटा होगा उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो साइज छोटा किसका है? Li और Na की बात करते हैं तो आप अच्छे से बता सकते हो साइज किसका है? Li का छोटा है। Li का छोटा साइज होगा, यानी कि कैटायन का साइज क्या होना चाहिए? कोवलेंट कैरेक्टर के लिए छोटा होना चाहिए। एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। ये होता है फजान रूल में। तो आपका जो ऑप्शन जाएगा वो यहाँ से सही कौन सा जाएगा? सी चला जाएगा, क्योंकि Li का साइज छोटा था तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, Na का कम हो जाएगा, Be का ज़्यादा इसलिए हो जाएगा क्योंकि उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या पूछ रहा है इसमें कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करते हैं हम तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इनमें से कौन सी कंडीशन में होगा? हमें क्या बताना है यहाँ से? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सी कंडीशन में होगा? तो देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला बताते हैं, आपको पढ़ा हुआ है आपका फॉर्मूला, डेल्टा G
इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है गिब्स एनर्जी का। अगर हम यहाँ क्या कर दें, डेल्टा जी को क्या कर दें, डेल्टा जी इज निगेटिव कर दें, डेल्टा जी इज इक्वल टू निगेटिव, देन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। मगर अगर हमने ये कर दिया तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, सारे के सारे टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और स्पॉन्टेनियस अगर हो रहा है तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि डेल्टा एच क्या होगा आपका, डेल्टा एच इज लेस देन जीरो एंड डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। तो देख लीजिएगा कौन से ऑप्शन में है ये आपके बी ऑप्शन में है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।